अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में कातिल आसेब से मुतल्लिक एक खौफनाक और पुरअसरार कहानी। दयालपुर गांव इस वक्त खौफ और दहशत में मुब्तला था। मर्द हो या औरत, बच्चा हो या बूढ़ा, हर किसी का चेहरा खौफ की आमाज का बना हुआ था। दयालपुर एक खूबसूरत और हरा भरा गांव था। गांव की जनूब मशरकी सिमत में एक बड़ा घना और गहरा जंगल मौजूद था। उस जंगल के आगे पहाड़ों का एक वसी और अरीज सिलसिला कायम था। कभी उस जंगल में मूजी और ख़तरनाक जानवर हुआ करते थे, लेकिन अब ये जंगल उन जानवरों के वजूद से साफ हो चुका था। लेकिन अक्सर अमावस की तारीक रातों में उन जानवरों की दर्दनाक चीखें इस जंगल में गूंजा करती थीं। अब दयालपुर गांव के बासियों पर अजीबो गरीब अजाब नाजिल हो चुका था। अमावस की तारीक रात में जंगल में एक भयानक चीख गूंजती और साथ ही गांव के किसी बासी का नाम गूंजता। अगले दिन उस गांव बासी की भयानक अंदाज में उधड़ी हुई लाश मिलती और ये वारदातें बड़े अरसे से जारी थीं। सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात यह थी कि इन वारदातों का कोई सुराग नहीं मिलता था। आज भी गांव वाले मरकजी चौक में जमा थे। चौक में एक नौजवान की लाश मौजूद थी। ये लाश बुरी तरह से उधड़ी हुई थी। दिल अपनी जगह से गायब था। लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। हर कोई अपना राग अलाप रहा था, लेकिन काबिले अमल हल बताने से कासिर था। मुझे तो लगता है कि उस जंगल में कोई दरिंदा आकर बस गया है, कोई इंतहाई खूनख्वार दरिंदा जो ये कारस्तानियां सरंजाम दे रहा है। एक शख्स ने सरासीमगी फैलाने के से अंदाज में कहा, अरे हरिया, तू उम्र बढ़ने के साथ साथ सठियाता भी जा रहा है। दरिंदे कब से अपना शिकार का नाम लेकर बुलाने लगे? एक और शख्स ने कहा, और चाचा हरिया, तुम भूल गए हो कि यह सिलसिला सिर्फ अमावस की तारीक रातों में ही होता है। पहले एक होलनाक चीख सुनाई देती है, फिर मरने वाले का नाम पुकारा जाता है, दूसरे दिन उसकी लाश मिलती है। एक नौजवान ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे इस हरिया की अकल तो शायद घास चर गई है, इसीलिए इसे पता नहीं चलता। मुझे तो किसी भूत प्रेत या आसेब वगैरह की वारदात लगती है। एक बुजुर्ग शख्स बोला, हाँ हाँ हरीराम, बिल्कुल, मैं तुम्हारी बात से इत्तफाक करता हूँ। मुझे भी ये कोई आसेबी सिलसिला ही लगता है और हमें जल्द अज जल्द इसका कोई उपाय करना होगा, नहीं तो ये सारा गांव मारा जाएगा। एक और शख्स ने कहा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? कौन अब उस आसेब से हमें मुक्ति दिलाने के लिए जंगल में उसके पीछे जाएगा? एक और शख्स बोला। तो फिर सब खामोश खड़े एक दूसरे की शक्लें देखते रहे। मैं जाऊंगा और उस आसेब को ढूंढकर उसे ख़त्म करूंगा। वही नौजवान बोला जिसने पहले हरिया की बात का जवाब दिया था। लेकिन विजय बेटा, अभी तो तुम्हारी शादी को वक्त ही कितना बीता है और तुम्हारी घरवाली भी पेट से है और तुम खुद को बलि का बकरा बनाना चाहते हो। गांव के मुखिया करमू ने कहा, तो फिर मुखिया जी, क्या हम यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दें, कोई उपाय ना करें? आज नहीं तो कल हम में से किसी की भी बारी आ सकती है, फिर हम क्या करेंगे? विजय ने जवाब दिया, लेकिन बेटा। करमू ने कुछ कहना चाहा, लेकिन विजय ने उसकी बात काट दी। मुखिया जी, लेकिन कुछ नहीं, सब विचार बेकार हैं। हम यूं नहीं बैठ सकते। अभी तो इस गरीब का क्रियाक्रम करें। अगली अमावस की रात में अभी बहुत वक्त बाकी है। मैं उस आसेब की तलाश में ज़रूर जाऊंगा और उसका खात्मा करके ही लौटूंगा। विजय ने मजबूत लहजे में कहा तो सब उसका मुंह देखकर रह गए, क्योंकि विजय एक कड़ियल नौजवान था। ऊपर से उसके यहाँ चंद दिनों तक पैदाइश भी मतवक्का थी। गांव वाले उसे अंधी खाई में नहीं धकेलना चाहते थे, लेकिन इसके बगैर कोई चारा भी मुमकिन नहीं था। विजय अपने घर के सहन में बिछी चारपाई पर बैठा हुआ था। वो उस जंगली आसेब से निपटने की कोई तरकीब लगाने में मसरूफ़ था। इतने में उसकी धर्मपत्नी खाना लेकर आ गई। सुनिए, आप उस आसेब को भूल जाइए, ये विचार अपने मन में से निकाल दें। कोई और खुद ही उससे निपट लेगा। अगर आपको कुछ हो गया तो फिर मेरा क्या बनेगा? मैं फिर से बेसहारा हो जाऊंगी। उसकी पत्नी खाना परोसते हुए बोली। विजय और उसकी धर्मपत्नी का दुनिया में कोई भी नहीं था। उसकी धर्मपत्नी यूं ही राहें भटकती इस गांव आ पहुंची। गांव वालों से पनाह मांगी, गांव वालों ने उसे पनाह दे दी। फिर विजय और उसकी पत्नी की एक दूसरे को पसंद करने की वजह से उनका आपस में ब्याह कर दिया गया।
अरे मेरी सुंदरी, मेरी रानी आसोना, कुछ नहीं होता। जो सिलसिला और हालात हैं, ऐसे में वो आसेब मेरा नाम भी तो पुकार सकता है ना। उसके बाद जिसका नाम पुकारा जाता है वो उस आसेब के वश में आ जाने की वजह से खुद ब खुद जंगल में चला जाता है और दूसरे रोज़ उसकी लाश मिलती है। तो ऐसे में बिन बुलाई मौत के हत्थे चढ़ने से ये ज़्यादा बेहतर नहीं कि उसका खात्मा करने की कोशिश की जाए। खाना खाते हुए विजय बोला, लेकिन आप। अभी उसकी धर्मपत्नी आसोना बोली ही थी कि दरवाज़ा खटक उठा। कौन है? विजय ने बैठे बैठे ही पूछा। मैं एहसान हूँ। विजय, दरवाज़ा खोलो। बाहर से सुनाई देती आवाज़ से विजय पहचान गया कि बाहर उसका दोस्त है। आप खाना खाइए, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, उसकी धर्मपत्नी ने कहा और उठकर दरवाज़ा खोल दिया। अरे एहसान भाई, आइए आइए, पधारिए। आसोना ने दोनों हाथ एहसान के सामने जोड़ते हुए कहा तो एहसान सर हिलाता हुआ अंदर दाखिल हो गया और विजय के साथ चारपाई पर बैठ गया। विजय, मैंने सुना है कि तुम उस जंगली आसेब की सरकूबी का इरादा रखते हो। हाँ बिल्कुल एहसान, और अब निर्णय लेने का वक्त आ चुका है। अगर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो सब मारे जाएंगे, बस इस गांव में घर ही रह जाएंगे। देखिए ना एहसान भैया, अब आप ही अपने मित्र को समझाइए, ये बाज आ जाएं। जंगल में बहुत खतरा है, मुझे ये किसके सहारे छोड़े जा रहे हैं। और अब तो खैर से ये बाप बनने वाले हैं आइंदा चंद रोज़ में। हाँ विजय, आसोना से ही कह रही है, तुम ये खतरा मोल मत लो। अपनी बीवी और होने वाले बच्चे की परवाह करो और अपनी जान जोखों में मत डालो। देखो एहसान, जो हालात पेश आ रहे हैं ना, तुम भी उनसे बेखबर तो नहीं हो। आज नहीं तो कल तुम्हारा और मेरा नंबर भी आ सकता है। फिर मैं ये जोखम भरा काम अपने बच्चे के लिए ही तो उठा रहा हूँ। कल को उस आसेब ने अगर आसोना को पुकार लिया तो मेरी ज़िंदगी तो गुल हो जाएगी ना। मैं कहीं का नहीं रहूँगा, मेरे हाथ में क्या बाकी रह जाएगा। विजय ने एहसान को दलील देते हुए कहा। उसकी बात सुनकर एहसान ने सर हिलाना शुरू कर दिया। यूं के वाकई कुछ पता नहीं था कि जंगली आसेब किसी का भी नाम पुकार सकता था। तो फिर ठीक है, तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हम दोनों मिलकर उस आसेब का मुकाबला करेंगे, उसे अंजाम तक पहुंचाकर गांव वालों को मुक्ति दिलाएंगे। एहसान ने कहा तो विजय ने इस बात में सर हिला दिया। चंद दिनों बाद विजय के यहाँ एक बेटे की वलादत हुई। विजय और उसकी पत्नी आसोना बेटा पाकर बहुत खुश थे। विजय को बेटे की पैदाइश पर यूं लग रहा था जैसे तमाम जहां मिल गए हों। एहसान भी विजय के बेटे की पैदाइश पर बेहद खुश था। विजय अभी खुशियों में खोया हुआ था कि अमावस की रात आ पहुंची। जंगल में एक जोरदार चीख उभरी। विजय की पत्नी और बेटा जंगल में गायब हो गए थे, लेकिन अचंभे की बात तो ये थी कि इस बार सिर्फ चीख ही गूंजी थी। विजय की पत्नी आसोना और बेटे का नाम नहीं पुकारा गया था। वो दोनों माँ बेटा जंगल में गायब हो चुके थे और विजय के अंदेशे ने हकीकत का रूप धार लिया था। विजय की दुनिया लुट चुकी थी। विजय ने अपनी पत्नी आसोना और बेटे को बचाने के लिए कमर कस ली। विजय और एहसान दोनों ने तैयारी कस ली। उन्होंने चर्बी से रोशन होने वाली खसूसी मशलें ले लीं, खंजर और तलवारें पहलू में अड़स लीं। एहसान ने पानी वाली एक बोतल भी साथ ले ली। अब वो जंगल में मौजूद थे। मशलें भी उस गहरे और तारीक जंगल को रोशन करने की तगोदों में मसरूफ़ थीं। वो दोनों अंदाजे से एक सिमत में जंगल में आगे बढ़ते जा रहे थे। उन्हें यूं ही आगे बढ़ते हुए काफ़ी वक्त बीत चुका था। अचानक उन्हें अपने पीछे दरख्तों के ऊपर छन छन की आवाज़ सुनाई दी। वो दोनों फुर्ती से पलटे, लेकिन जहाँ तक मशलों की रोशनी मुयस्सर थी वहाँ दरख्त ही दरख्त थे। वो चंद लम्हे खड़े मशलें उठा उठाकर इधर उधर देखने की कोशिशें करते रहे, लेकिन दरख्त और अंधेरा हर तरफ मौजूद था। वो दोनों जी कड़ा करते हुए फिर से आगे बढ़ना शुरू हो गए। कुछ फासला तय करने के बाद उन्हें फिर से छन छन की आवाज़ सुनाई दी। दरख्तों में सरसराहट पैदा हुई। उन्होंने जूं ही मशलें ऊपर उठाकर देखीं तो उनका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया। एक औरत हाथों और पैरों के बल दरख्तों पर बैठी हुई थी। उस औरत के चेहरे पर इंतहाई खौफनाक दरारें पड़ी हुई थीं। उन दरारों से खून बह रहा था, जिससे उसका चेहरा इंतहाई खौफनाक और डरावना लग रहा था। उसकी आंखों का रंग गहरा सब्ज था और स्याह रंग की लंबी लंबी खौफनाक पुतलियां सब्ज आंखों से झांकती दिल लरजा रही थीं। वो औरत उन्हें देखकर घुर्रा रही थी। फिर उस औरत ने क्रिया चीख मारते हुए उन पर हमला कर दिया। उस औरत ने अपने लंबे लंबे नाखूनों से पहले विजय पर हमला किया, क्योंकि वो एहसान के आगे खड़ा था।
उस औरत ने अपने लंबे नाखूनों से विजय का सीना उधेड़ डाला और खून भल भल कर विजय के सीने से बहना शुरू हो गया। वो ज़मीन पर आ रहा। उसके बाद उस औरत ने पलटकर एहसान पर हमलावर होना चाहा। एहसान को चूंकि उस औरत के पहले हमले के दौरान मौका मिल चुका था, इसलिए उसने अपनी तलवार निकाल ली थी। उधर उस औरत ने एहसान का सीना उधेड़ने के लिए जूं ही अपने लंबे नाखूनों वाला पंजा मारना चाहा, एहसान का तलवार वाला हाथ उस औरत से भी पहले हरकत कर गया और उस औरत का बाजू अपने जोड़ से जुदा हो गया। उस औरत के हलक से निकलने वाली चीख से जंगल गूंज उठा। उसी लम्हे उस औरत का चेहरा एहसान के हाथ में मौजूद मशल की जद में आ गया और एहसान को यूं महसूस हुआ जैसे ज़मीन और आसमान घूम गए हों। तुम? एहसान के मुंह से बस इतना ही निकल सका। उन पर हमला आवर होने वाली औरत और कोई नहीं बल्कि विजय की पत्नी आसोना थी, जो उस वक्त आसेब के रूप में एहसान के सामने थी। यही वो जंगली आसेब था जिसने एक लंबे अरसे से दयालपुर वालों पर ज़मीन तंग कर रखी थी। आसोना कुछ देर तक तो एहसान को देखकर गुर्राती रही, फिर उछली और दरख्त पर हाथ और पैरों की मदद से चढ़ गई। उसके जख्म से सब्ज रंग का गहरा सियाल बह रहा था, जो दरख्तों पर निशान छोड़ता जा रहा था। फिर वो दरख्त पर चढ़कर एक सिमत में आगे बढ़ गई। उधर आसेबी आसोना को दरख्तों में गुम होता देखकर एहसान विजय की जानिब मतवज्जा हुआ। विजय के जख्म से काफ़ी खून बह चुका था। एहसान ने मशल ज़मीन पर गाड़कर हाथों से मिट्टी खोदकर विजय के जख्म में भर दी और अपनी कमर के गिर्द बंधा एक कपड़ा विजय के सीने के जख्म पर बांध दिया। उसने अपनी कमर के साथ अड़सी पानी वाली बोतल निकाली और विजय को पानी पिलाना शुरू कर दिया। इधर ज़्यादा खून बहने की वजह से विजय पर जो गशी तारी हो रही थी, पानी पीने से ज़रा उसकी तबीयत संभली और विजय ने होश पकड़ा। एहसान, मेरे दोस्त, मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि सैकड़ों अफराद का कातिल आसेब मेरे घर में मौजूद था और मैं उससे इश्क में मसरूफ़ रहा। विजय ने रुक रुक कर और अटकते हुए कहा। एहसान ने विजय को अपने सीने से लगा रखा था। एहसान, मेरा बच्चा। विजय का सांस अब गुम होता जा रहा था। मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ विजय? एहसान ने विजय को बाजुओं में थामे गलुगीर लहजे में कहा। मेरा अंतिम समय। विजय अपनी बात पूरी ना कर पाया क्योंकि ज़िंदगी उससे बेवफाई कर गई। एहसान ने विजय को एक दरख्त के साथ लगा दिया और उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया। फिर वो अपनी तलवार सोंते और मशल उठाए आगे बढ़ना शुरू हो गया। वो दरख्तों पर लगे सब सियाल की मदद से आगे बढ़ता जा रहा था। अब अमावस की रात की तारीकी सुबह की रोशनी के मुकाबिल अपनी शिकस्त फाश तस्लीम करती हुई अपने पर समेटे जा रही थी। सब सियाल की मदद से एहसान ने आगे बढ़ते हुए काफ़ी फासला तय कर लिया था। थोड़ी देर बाद वो जंगल के वस्त में एक झील के किनारे पहुंच गया। यहाँ घास फूस से बनी हुई एक झोंपड़ी मौजूद थी। उस झोंपड़ी से आसोना के गुर्राने और बच्चे के रोने की आवाज़ एक साथ आ रही थी। एहसान तलवार सोंते दबे कदमों चलता झोंपड़ी में दाखिल हो गया। झोंपड़ी के अंदर घास पर सब सियाल लगा हुआ था। एक जानिब घास पर एक बच्चा पड़ा हुआ था, दूसरी जानिब कटे बाजू वाली आसोना पड़ी हुई थी। अमावस की रात चूंकि अब बीत चुकी थी, इसलिए आसोना अब आहिस्ता आहिस्ता इंसानी रूप में आती जा रही थी। उसके चेहरे की दरारें और आंखों का सब्ज रंग अब ख़त्म होता जा रहा था। आसोना, मुझे ये कतई उम्मीद नहीं थी कि पिछले कई माह से गांव में जिस आसेब ने उधम मचा रखा था वो तुम होगी। गांव वालों ने तुम्हें लावारिस समझकर तुम पर एहसान किया। विजय ने तुमसे शादी की, पर तुमने हम सबको दगा दिया। तुम आखिर क्या मखलूक हो? क्यों किया तुमने ये सब कुछ? एहसान की बात सुनकर आसोना गुर्राती हुई उस पर हमला आवर हुई, लेकिन एहसान ने एक ज़ोरदार लात आसोना के पेट में मार दी, जिससे वो उछलकर दोबारा घास के फर्श पर गिर गई। फिर एहसान ने एक धागा निकाला जिस पर कलामे मुकद्दस पड़ा हुआ था। उस धागे की मदद से उसने आसोना को बांध दिया। आसोना की गुर्राहटों में इजाफा हो चुका था। बच्चा भी ज़ोरों शोर से रोना शुरू हो गया था। एहसान ने बच्चे को उठा लिया। तलवार अब भी उसने सोंत रखी थी। आसोना, मुझे बताओ कि तुमने ये महामारी क्यों मचा रखी थी और अपने पति की हत्या तुमने क्यों की? क्योंकि विजय का दादा एक पंडित था। उसने कई वर्ष पहले मुझे कैद किया था। मुझे क़यामत तक का जीवन चाहिए था, जो सिर्फ इंसानी बलियों के बल पर ही मुझे मिल सकता था, लेकिन विजय के दादा ने मुझे कैद कर दिया।
दयालपुर की जो पहली बलि मैंने दी थी उसे मैंने मोह माया की लालच में लुभाया था। उसने मुझे आज़ाद किया। फिर मैंने इंसानी बलिदान शुरू कर दिया। इस अमावस की रात मुझे अपने बेटे और पति की एक साथ बलि देनी थी, लेकिन तुमने उसके साथ आकर मेरी तमाम तपस्या भंग कर डाली, मेरा क़यामत तक जीवन का सपना नष्ट कर डाला। मैं अब किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। आसोना ने हुर्राते हुए कहा। उसके खतरनाक अज़ाइम जानकर एहसान का तलवार वाला हाथ घूमा और आसोना की गर्दन उसके तन से जुदा हो गई और उसके धड़ और गर्दन से भी हल्का हल्का सब्जी माइल खून बहना शुरू हो गया। फिर उसने झोंपड़ी में से बाहर आकर जलती मशल झोंपड़ी में फेंक दी। खुश घास फूस ने लम्हों में आग पकड़ ली। कुछ ही देर में झोंपड़ी आसोना के वजूद के साथ जलकर राख हो गई। विजय के बेटे को एहसान ने सीने से लिपटा रखा था। फिर एहसान वापस उसी रास्ते पर पलट पड़ा जिस पर वो आया था। वो वापस विजय की लाश के पास आ गया। उसने उस कपड़े से विजय के बेटे को सीने पर बांधा। अब बच्चा सो चुका था। उसने हिम्मत जमा की और विजय की लाश उठाकर जंगल से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ गया। कुछ देर के बाद उसे गांव वालों की आवाज़ें सुनाई दीं, जो उन दोनों को ढूंढते हुए हिम्मत करके जंगल में आ गए थे, क्योंकि अमावस की तारीख रात अब गुजर चुकी थी और उनके नज़दीक आसेब का हमला अगली अमावस तक के लिए टल गया था। फिर गांव वाले एहसान को मिल गए। एक नौजवान ने एहसान के कंधे से विजय की लाश ले ली। एहसान ने गांव वालों को मुख्तसर अपनी रोदात बयान कर दी। इस रोदात को सुनकर गांव वाले हक्का बक्का रह गए। फिर उन्होंने गांव पहुंचकर विजय का क्रियाकर्म कर दिया। उसके बाद एहसान अपने दोस्त विजय के बेटे को सीने से लगाए अपने घर की जानिब बढ़ता चला गया। उसके सीने से लगे विजय के बेटे के चेहरे पर दरारें उभरीं और उसकी आंखों का रंग एक लम्हे के लिए गहरा सब्ज होकर मासूम हो गया, जबकि एहसान इस बात से बेखबर घर की जानिब बढ़ता जा रहा था।